हेलो स्टूडेंट्स, अभ्युदय योजना के इस ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। कल आप लोगों ने वेदरिंग और मास मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में आपने ये देखा था कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो आगे की जो हमारी स्टडी है, जो भी सारे टॉपिक हैं, वो सब एक्सोजेनेटिक फोर्स से ही रिलेटेड है। पूरा जो मैकेनिज्म है वो सब एक्सोजेनेटिक फोर्स का ही बनेगा। तो कल जैसे कि हमने एक्सोजेनेटिक फोर्स को डेन्यूडेशन एक वर्ड दिया था। डेन्यूडेशन में हमने कई सारी कैटेगरी बनाई थी, जिसमें वेदरिंग बनाया था, मास मूवमेंट बनाया था, इरोजन बनाया था, ट्रांसपोर्टेशन बनाया था और डिपोजिशन बनाया था। तो उसमें से हमारा एक जो हाफ सेक्शन था वेदरिंग और मास मूवमेंट का, वो हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको ढंग से पढ़ा होगा दोबारा और अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई दिक्कत अभी भी है तो आप उसको कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसको दूर कर दूँगा। ठीक है, उसी का हमारा सेकेंड हाफ पोर्शन जो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये वाली बात हमारी होनी थी। तो कल आपने देखा कि वेदरिंग और मास मूवमेंट ये बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, जो हमारा आउटर सरफेस है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दो फोर्सेस हैं। इन्हीं दो फोर्सेस का पूरा मैकेनिज्म हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आपने एंडोजेनेटिक में देखा, एंडोजेनेटिक की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। एक्सोजेनेटिक में अब हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो उसके लिए आपने एक टर्म देखा, डेन्यूडेशन। ठीक है, डेन्यूडेशन या अनाच्छादन जिसको हम कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि जो चट्टानें हैं उनको आवरण को हटाना। तो ये थोड़ा सा इस बारे में हमने उसको सीखा, हमने उसको पढ़ा। अब आगे जो हमारा इसका जो सेकंड हाफ बचता है वो इरोजन, और इरोजन से ही जुड़ी और दो घटनाएं होती हैं जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन भी कह देते हैं। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरह से कल आपने अपक्षय वगैरह को समझा है, सीखा है, उसी तरह से बिल्कुल आपको इरोजन को भी समझना है। क्योंकि अपक्षय और अपर्दन, यानी इरोजन मीन्स अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन की जो क्रियाएं हैं वो पूरा रोल प्ले करती हैं। जो हमारा आउटर सरफेस है, जो पृथ्वी का बाह्य मंडल है या स्थल मंडल है, उस पर जो स्थलाकृतियाँ हैं, उन स्थलाकृतियाँ को प्लेन करने का, समतल करने का या ग्रेडेशन करने का या प्लेनेशन करने का जो काम है वो कौन करता है? एक्सोजेनेटिक फोर्स करते हैं। उसी एक्सोजेनेटिक फोर्स का एक पार्ट है इरोजन या अपर्दन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। अब देखिए, कल आपने डेन्यूडेशन सीखा। डेन्यूडेशन मान लीजिए कि आप लगभग एक तरीके से कंप्लीट हो गया। कल जो हमने उसके पार्ट्स पढ़े थे, या हमने कहा था कि अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण और आपका द्रव्यमान संचलन, मतलब कि वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और मास मूवमेंट, इन सबको मिला के हमने डेन्यूडेशन बोल दिया था। तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि डेन्यूडेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो हम इन सबको अलग अलग ना बोल के एक सिंपल बोल देते हैं कि डेन्यूडेशन हो रहा है, किसी भी लैंड फॉर्म का डेन्यूडेशन हो रहा है, या किसी भी स्थान पर डेन्यूडेशन हो रहा है, अनाच्छादन हो रहा है, या अनाच्छादन क्रिया हो रही है, या अनाच्छादन प्रक्रम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। कल आपने प्रोसेस के बारे में भी बात की थी। तो कुछ टर्म्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि उनका ही सब रोल रहता है और सारी चीज़ें उन्हीं के आसपास होती हैं। तो प्रक्रम या प्रोसेस, ये शब्द बहुत बार आपके सामने आएगा, तो उसको आपको ध्यान देना है कि प्रक्रम क्या है, प्रोसेस क्या होता है। तो हम चाहे इसको अब ऐसे भी कह सकते हैं कि बाह्यजात प्रक्रम या एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। अब हम जैसे जैसे टॉपिक में अंदर घुसते चले जाएंगे, कुछ चीज़ें हमारी छूटती चली जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए बताई गई हैं, फिर और उसको डीप जाएंगे तो उन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा चेंज आता चला जाएगा। तो वो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम एक्सोजेनेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो कब हमें एक्सोजेनेटिक फोर्स वर्ड अप्लाई करना है, कब हमें एक्सोजेनेटिक प्रोसेस अप्लाई करना है, मतलब कि कब हमें बाह्यजात बल कहना है, कब हमें बाह्यजात प्रक्रम कहना है, उन चीज़ों को आपको समझ में आ जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतना क्लास करने के बाद अब आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा होगा, चीज़ें समझ में आने लगी होंगी कि कैसे हमें भूगोल को पढ़ना है या भूगोल वास्तव में क्या है। तो ये जो पोर्शन आज हमारा कल चला था, आज चल रहा है, ये सारा हमारा टेक्निकल सेक्शन है। और ये टेक्निकल सेक्शन को आपको बिल्कुल व्यवहार में ले आइए। आप इसको किताबी तरीके से ना पढ़ के व्यवहार में ले आइए। जैसे आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट डे कहा था कि कोई चीज़ है कहाँ,
भूगोल है वहाँ, वैन वी टॉक अबाउट वेयर जियोग्राफी इज़ देयर। अगर ये करके पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा इन चीज़ों के बारे में। तो आपको ध्यान ये देना है कि हम एक्सोजेनेटिक प्रोसेस की बात कर रहे थे तो, या बाह्य बल की बात कर रहे थे, तो उसी बाह्य बल को हमने डेनुडेशन कहा था, और उसी डेनुडेशन में हमने एक घटना या एक प्रक्रम की बात कहें तो अपर्दन की बात या इरोजन की बात कही है। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये तीन चीज़ें लगभग एक साथ चलती हैं। तो यहाँ मैं ये भी कह सकता हूँ, या हम कह सकते हैं कि जो बाह्यजात प्रक्रम है उनको सामान्यतः हम लोग इरोजनल प्रोसेस कह देते हैं, अपर्दनात्मक प्रक्रियाएं कह देते हैं। अब देखिए अनाच्छादन नहीं कहा यार, ठीक है, तो किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में, कब हमें अनाच्छादन कहना है, कब हमें इरोजन कहना है, ये हमें टॉपिक की डिमांड के अकॉर्डिंग कहना होगा, ठीक है। तो मोस्टली डेनुडेशन ना कह के क्या कह देते हैं हम उसको, अपर्दनात्मक प्रक्रम या इरोजनल वर्क या इरोजनल प्रोसेसेस कह देते हैं। तो अब आपको जो हमारी बात शुरू होती है वो इरोजन पे हमारी बात चलेगी आगे। तो जैसे कि कल हमने डेनुडेशन की बात, चलो डेनुडेशन अब नहीं लिख रहा मैं बार बार, हम इरोजन की बात कर लेते हैं। इरोजन, इरोजन, इरोजन क्या होता है, इसको हम कहते हैं अपर्दन। अपर्दन, देखिए कल हमने एक पढ़ा था वेदरिंग, वेदरिंग अपक्षय। अपक्षय में हमने पढ़ा था कि किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट जाना। किन कारणों से टूटना, वो कारण हम सब पढ़ चुके हैं, वो हम पूरी बात अब नहीं करेंगे। किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाना, वो क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अब उस चट्टान का जो टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ पदार्थ है, जो मलबा है, जो डेब्रिस है, या जो निक्षेप, अवक्षेप कह सकते हैं आप, या जो उनका चूर्ण है, चट्टान चूर्ण है, ठीक है, वो चट्टान चूर्ण एक स्थान से, मान लीजिए चट्टान यहाँ पर थी और यहाँ से चट्टान टूट के ये यहाँ गिर गई, और ये टूटा हुआ भाग किसी भी माध्यम के द्वारा यहाँ पहुँच गया, तो इसमें परिवहन हो गया ये। तो किसी भी चट्टान का टूटा हुआ भाग या किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना तो अपक्षय या वेदरिंग कहलाता है। लेकिन वो टूटा हुआ जो भाग है वो किसी परिवहन के साधन के द्वारा, परिवहन के कारक के द्वारा, साधन से मतलब प्राकृतिक साधनों की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए, ट्रांसपोर्टेशन के वो वाले साधन नहीं, परिवहन का साधन मीन्स प्राकृतिक कारण, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो मलबा है या जो सेडिमेंट है या जो अवसाद है वो चले जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर्दन कह देते हैं। किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूट जाना अपक्षय कहलाता है, और उस टूटे हुए भाग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाना वो अपर्दन कहलाता है। यानी अपर्दन का मतलब समझ में आपको आना चाहिए, सोच समझना चाहिए आपको कि उसमें परिवहन की क्रिया शामिल हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, तब हम उसको अपर्दन कहने लगते हैं, ठीक। अपक्षय मतलब चट्टान का अपने स्थान पर टूटना, और अपर्दन मतलब एक टूटे हुए भाग का किसी भी परिवहन के साधन द्वारा या प्राकृतिक परिवहन के साधन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाना या स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। और ये सम्मिलित क्रिया आपकी अनाच्छादन कहलाती है। तो अब हम जब इसको हमने अपक्षय भी पढ़ लिया, अनाच्छादन भी पढ़ लिया, तो हम सिंपल इसको कह सकते हैं। और होता क्या है, मेन जो रोल होता है वो अपर्दन का ही रोल होता है। बाह्य सरफेस की जब हम बात कर रहे हैं, यानी बाह्य बल के जो मुख्य है वो क्या है, वो अपर्दन है। और अपर्दन के भी कारक, एजेंट, कि किन कारकों के द्वारा, किन एजेंट्स के थ्रू अपर्दन की जो क्रिया है वो संपूर्ण होती है। वो क्या होते हैं, साधन, वो साधन होते हैं जैसे रनिंग वाटर है, मतलब बहता हुआ जल है, ठीक है, समुद्र की लहरें हैं, हिमानी है, परिहिमानी है, हवा के झोंके हैं, विंड्स है, और आपका ये अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये सारी चीज़ें क्या, इन सब माध्यम के द्वारा, इन सब साधनों के द्वारा जो मलबा है वो स्थानांतरित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टान चूर्ण प्रवाहित होकर या किसी भी तरीके से चला जाता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, अपर्दन के साधन या कारक कहलाते हैं या एजेंट कहलाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो
चट्टान का अपने स्थान पर टूट फूट अपक्षय, चट्टान का उस टूटे हुए भाग का स्थानांतरण वो अपर्दन। इसका मतलब अपर्दन में परिवहन की क्रिया शामिल हो रही है। यहाँ तक की चीज़ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम क्या कह देते हैं कि अपर्दन क्या है, एक 3 फेज़ वर्क है, या हम सीधा कह देते हैं कि जो अनाच्छादन जो अपर्दनात्मक प्रक्रम है या इरोजनल प्रोसेसेस हैं वो 3 फेज़ वर्क है। 3 फेज़ वर्क से मतलब क्या हुआ, उसको हिंदी में कहते हैं त्रिपथ कार्य। 3 फेज़ वर्क या त्रिपथ कार्य। तो इरोजनल प्रोसेस अपर्दनात्मक प्रक्रम, ठीक है, या प्रक्रियाएं भी आप कह सकते हैं। तो इसमें ये क्या है, 3 फेज़ वर्क, त्रिपथ कार्य। त्रिपथ कार्य से क्या मतलब, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। इरोजनल प्रोसेसेस, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इरोजनल प्रोसेसेस, ठीक है। ये क्या, इरोजन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। ये आपको ध्यान रखना है। जो अपर्दनात्मक प्रक्रम की बात हम करते थे या अनाच्छादनात्मक प्रक्रम की बात कर देते हैं, तो उनमें ये अंडरस्टूड है कि ये 3 फेज़ वर्क होगा। चट्टान टूटेगी, टूटकर उसका स्थानांतरण होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं डिपोजिशन होगा। भाई कोई भी चट्टान है, अगर कोई चट्टान अपने स्थान से टूटती है, टूट के कहीं भी गिर गई और यहाँ से किसी भी जो अपर्दन का कारक है उसके साथ बहकर और यहाँ जमाव हो गया, उसका कहीं ना कहीं तो जाएगी। चाहे वो हवा के द्वारा चट्टान चूर्ण को बहाया जा रहा है, चाहे नदी के द्वारा बहाया जा रहा है, चाहे सागरीय तरंगों के द्वारा बहाया जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके तो जमाव उसका होगा। अंतरिक्ष में तो कहीं विलीन नहीं हो जाएगी, सरफेस पे ही रहेगी, सतह पे रहेगी। तो जब चट्टान टूट रही है और उसका परिवहन भी हो रहा है, जब चट्टान टूट रही है उसका परिवहन हो रहा है, तो निक्षेपण होना स्वाभाविक है, निक्षेपण अवश्य होगा। इसलिए अनाच्छादनात्मक प्रोसेसेस या डेन्यूरेशनल प्रोसेसेस या इरोजनल प्रोसेसेस, अपर्दनात्मक प्रक्रम, इनको क्या कहा जाता है कि ये 3 फेज़ वर्क होते हैं, त्रिपथ कार्य होते हैं। त्रिपथ कार्य 3 तरीके से, 3 फेज़ वर्क, त्रिपथ कार्य। त्रिपथ कार्य क्या होता है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। जब चट्टान टूटी है तो उसका परिवहन भी हो रहा है और परिवहन हो रहा है तो उसका निक्षेपण भी होगा। ये जो बाह्यजात प्रक्रम या एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस होते हैं, इनको हम विध्वंसक प्रक्रम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विध्वंसक, डिस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस। विध्वंस का क्या मतलब हुआ, जो भी इंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा, इंडोजेनेटिक प्रोसेसेस के द्वारा सरफेस पे लैंडफॉर्म क्रिएट किए जाते हैं, सतह पर भू आकृतियों का निर्माण किया जाता है, स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है, उन पर क्या होता है, बाह्य बल एक विध्वंसात्मक कार्रवाई तो करता है, उसको तोड़ फोड़ कर नष्ट करने का ही तो प्रयास करता है। इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, विध्वंसक या डिस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस। ठीक, तो डेन्यूरेशनल आप बोल रहे हैं या इरोजनल बोल रहे हैं, वो लगभग एक ही बात हो जाती है। बस हमें ध्यान देना होगा कि जो इरोजनल प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं, वो 3 फेज़ वर्क होता है। उसमें अपर्दन भी शामिल होता है, परिवहन भी शामिल होता है और निक्षेपण भी शामिल होता है। तो अब अपर्दन की, अब हम स्पेशली हमें अपर्दन को ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अपक्षय और अपर्दन ही ऐसी क्रियाएं हैं जो स्थल खंडों, बाह्य बल के रूप में स्थल खंडों को समाप्त करके एक समतल मैदान की रचना करना चाहती हैं। इंडोजेनेटिक ने लैंडफॉर्म्स बनाकर तैयार किए थे और जो एक्सोजेनेटिक है वो उस लैंडफॉर्म को क्या करेगा, उसका विनाश करके या उसको समतल करके एक समतल मैदान बनाने का प्रयास करेगा या कोशिश करेगा।
ठीक है। तो अब निष्कर्ष निकल कर के आया हमारे पास कि जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस हैं या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, उनके मेन जो वो किस तरीके से जो काम हो रहा है वो अपक्षय और अपर्दन के द्वारा हो रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी। तो अपक्षय कल आपने पढ़ लिया था डिटेल में, आज हमें अपर्दन को बहुत डिटेल में पढ़ना है। और ये चीज़ें फिर से कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, कठिन लगेंगे, आपने पहली बार सुने होंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, तब हम उसको आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो सब डेली व्यवहार में आप उनको चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन भूगोल में या जियोमॉर्फोलॉजी में उनका कहाँ और कैसे यूज़ हो रहा है ये आपको समझना है। यही आपका विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाएगा। टॉपिक सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं, तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो विश्लेषणात्मक शक्ति क्षमता जिसने अपने अंदर डेवलप कर ली वो कंपटीशन को क्रैक कर देता है। तो पढ़ाई तो टॉपिक तो सब एक जैसे ही हैं, टॉपिक सारे हैं, बुक्स सब लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन बस पढ़ने का तरीका किस स्टाइल से बच्चा तैयारी कर रहा है अपनी वो होता है। तो आपको एक अपने अंदर विश्लेषणात्मक शक्ति को बनाना है ताकि टॉपिक कैसा भी आए और आप उसको समझें कि डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, और मैं बहुत स्लो चलूँगा ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि फर्स्ट हाफ हमने कल किया था, सेकंड हाफ हम आज कर रहे हैं, और आज का जो सेकंड हाफ है वो कल वाले फर्स्ट हाफ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि अपर्दन भाई अपर्दन के बारे में बात कर ली कि ये 3 फेज़ वर्क हो गया, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब हो गया। लेकिन अब अपर्दन का कार्य कैसे होता है, अपर्दन की जो क्रिया है वो कैसे होती है, उस पे हमें ध्यान देना है कि वो कैसे होगा, उसके क्या कोई माध्यम हो सकते हैं, किन के द्वारा हो रहा है, किस तरह से चट्टानों पे क्रिया हो रही है और वो टूट रही हैं और उनका परिवहन और निक्षेपण ये सब हो रहा है। तो अपर्दन के भी सब डिवीज़न अगर हम करेंगे, यानी अपर्दन कैसे हो रहा है, किन विधियों द्वारा हो रहा है, आप सीधा से कह सकते हैं कि अपर्दन का कार्य किन विधियों द्वारा, वो विधियाँ हमें सीखनी है और वो विधियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और वो कठिन टॉपिक तैयार करती हैं आपके कंपटीशन के लिए। ठीक है। तो अपर्दन का कार्य यहाँ पे मैं लिख दूँ, अपर्दनात्मक कार्य लिख दूँ, अपर्दनात्मक कार्य, इरोजनल वर्क कौन करेगा, जो अपर्दन के अभी आपने परिवहन के साधन बताए थे वो करेंगे। कैसे करेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि अपर्दनात्मक कार्य कैसे कैसे होता है, किन किन रूपों में होता है, वो हमें ध्यान देना है। जिसमें सबसे जो पहला है वो है आपका अपघर्षण। एब्रेशन, या कोरेजन। एब्रेशन या कोरेजन, अपघर्षण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है कि क्या है। कठिन सा लग रहा है लेकिन बहुत आसान होता है। एब्रेशन, कोरेजन, ये आपको ध्यान देना है क्या है। इसको हम एक और नाम भी, चलो भी और लिख देते हैं, दूसरा लिख लीजिए पहले, सन्निघर्षण। इनको चाहे आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए अभी। एट्रिशन, इसके साथ ये, इसके साथ ये। ठीक है, ये दोनों इसके नाम हैं। सन्निघर्षण, अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपक्षारण या संक्षारण। कोरोजन, ये कोरोजन था, ये कोरोजन है, ये ध्यान रखना आप लोग। एब्रेशन और कोरोजन, और ये अपक्षारण, संक्षारण या कोरोजन। अपर्दनात्मक कार्य किन विधियों के द्वारा हो रहा है, किन माध्यमों के किस तरीके से हो रहा है, वो तरीके क्या क्या हैं। अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपक्षारण, संक्षारण, यानी कि एब्रेशन और कोरोजन, एट्रिशन और कोरोजन। अगला जल गति क्रिया, उधर लिख देता हूं मैं।
जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपक्षारण या संक्षारण, जलगति क्रिया, अपवाहन, अपवाहन, डिफ्लेशन, ठीक है। इतने नाम आपके समझ में आ रहा है, इसको भी हटा देता हूँ। इरोजनल वर्क, इरोजनल वर्क इन तरीक़ों से होता है। अब आप देख लीजिए, अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपक्षारण, हाइड्रोलिक एक्शन, जलगति क्रिया और अपवाहन। एब्रेशन या कोरोजन, एट्रिशन, कोरोजन, हाइड्रोलिक एक्शन और डिफ्लेशन। अपर्दन का जो काम है वो इन विधियों के द्वारा होता है। अब ये विधियाँ क्या है, पहले देखिए इस बात को समझ लीजिए कि कल भी मैंने इस बात को बहुत कई बार आपको समझाया था कि जो पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले जो पदार्थ हैं, उनकी जब अपक्षय की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, उनका जब अपक्षय हो जाता है, चट्टानों का जब अपक्षय हो जाता है, तब विभिन्न भू-आकृतिक कारक, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, कल आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में बताया था, तो आज फिर उनके बारे में बात हम थोड़ी सी करेंगे। जियोमॉर्फिक एजेंट्स या भू-आकृतिक कारक। भू-आकृतिक कारक कौन से होते हैं? बहता हुआ जल होता है, जिसको हम नदी मान लेते हैं। नदी में क्या है? रनिंग वाटर ही तो है, उसका पानी लगातार बहता रहता है। तो बहता हुआ जल क्या करता है कि रास्ते में कोई चट्टान मिली और उसको बहा के लेके चला गया। सागरीय लहरें, सागरीय तरंगे, हिमानी ग्लेशियर होते हैं, उनमें भी गति उत्पन्न होती है, परिहिमानी होती है, और विंड्स होती हैं, हवा चलती है, हवा के झोंके होते हैं, वो क्या करते हैं? तेज़ हवा चलती है और अपने साथ चट्टान चूड़ियाँ, चट्टानों को उड़ा के ले जाती है। तो ये सब क्या हैं? ये भू-आकृतिक कारक होते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, और जियोमॉर्फिक एजेंट्स ही अपर्दन का परिवहन वाला कार्य करते हैं। जब धरातल के पदार्थों का अपक्षय हो जाता है, तो उस अपक्षयित पदार्थ को, यानी जो टूटा हुआ पदार्थ है, टूटा हुआ मलबा है, जो सेडिमेंट्स हैं, उन सबको क्या करता है? जो भू-आकृतिक कारक हैं या एजेंट्स हैं, इनको एजेंट्स बोलते हैं, आपको याद रखना है। और ये सारे एजेंट्स का क्या काम है? काम यही है कि जो भी स्थलखंड उठा हुआ है उसको तोड़ फोड़ के और समतल मैदान में कन्वर्ट करना है। बात सारी वहीं आएगी लौट के, लेकिन चीज़ें, माध्यम, तरीके सब अलग अलग हो जाते हैं। उनको आपको समझना है कि कैसे ये प्रोसेस चल रहा है, कैसे भू-आकृतिक प्रक्रम सक्रिय होता है, कैसे भू-आकृतिक प्रक्रियाएं बनती हैं, तो वो हमें ध्यान देना है। भू-आकृतिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो भू-आकृतिक कारकों पे डिपेंड करती हैं। जो जियोमॉर्फिक जो प्रोसेसेस होते हैं वो एजेंट के थ्रू काम करते हैं। एजेंट कैसे करेगा? अब आप देखिए, अपर्दनात्मक कार्य, अभी हम इरोजनल वर्क की बात कर रहे हैं। अब हमने जो प्रक्रम की, अपर्दनात्मक प्रक्रम या हमने जो इरोजनल प्रोसेस या डेनुडेशनल प्रोसेस की बात की थी, उसमें 3 फेज़ वर्क हुआ था। 3 फेज़ वर्क में पहला जो वर्क हमारे पास निकल कर आया था वो इरोजन आया था, अपर्दन आया था। और उस अपर्दन में हम अब क्या कर रहे हैं? अपर्दनात्मक कार्य। और अपर्दनात्मक कार्य किस तरीक़ों से हो रहा है, किन विधियों के द्वारा हो रहा है, वो ये विधियाँ हैं। चट्टान से जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है वो इन माध्यम के द्वारा हो रहा है। तो अब हमें इनको 1 बाय 1 एक यहाँ पे और अभी लिखने से रह गया, तुषार अपक्षय। ठीक है, तुषार अपक्षय कहाँ होता है? जो हमने कल उसकी बात की थी, कॉन्जेली फ्रैक्शन, परिहिमानी क्षेत्रों में कॉन्जेली फ्रैक्शन, ये सब क्रियाएं, ये नदी में भी सारी क्रियाएं नदी पे भी लागू होंगी, हिमानी पे भी लागू होंगी, परिहिमानी पे भी लागू होंगी, सागरीय तरंगों पे भी लागू होंगी, हवाओं पे भी लागू होंगी, और भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर पे भी लागू होंगी। किसमें कितना शक्तिशाली कौन सा कार्य है, या कौन सा अपर्दन का कारक किस विधि को स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से करता है, वो उस कारक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है?
हम डेनुडेशनल या इरोजनल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। और वो जो डेनुडेशनल प्रोसेस या इरोजनल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, 3 फेज़ वर्क होता है, जिसमें एक पार्ट उसका अपर्दन, दूसरा पार्ट उसका परिवहन और तीसरा पार्ट उसका निक्षेपण होता है। जिसमें हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं कि जब कोई जो अपर्दन का कारक है, अपर्दन का कारक मतलब वही हवा, हिमानी, जल, ये सब ये किसी चट्टान पर क्रिया करता है तो पहला उसका जो काम होता है वो अपर्दनात्मक कार्य होता है, इरोजनल वर्क होता है। और वो इरोजनल वर्क कैसे होता है, वो इन क्रियाओं के द्वारा होता है, इन विधियों के द्वारा होता है। अब ये विधियाँ क्या हैं, इन विधियों को आपको समझना है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहला जो हमारा निकल के आया वो क्या है, अपघर्षण या कोरेजन। कोरेजन स्पेलिंग में थोड़ा चेंज है, कोरेजन। इसको हम मैकेनिकल ग्राइंडिंग भी बोल देते हैं। चट्टानों का मैकेनिकल ग्राइंडिंग, ग्राइंड कर देना। चट्टानों का आप कह सकते हो कि चूर्ण बन जाना। कैसे बन रहा है वो हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो आप देखेंगे इसको हम एब्रेशन कहें, कोरेजन कहें या मैकेनिकल ग्राइंडिंग, कहीं कहीं वर्ड इसमें मैकेनिकल ग्राइंडिंग भी लिखा है। अगर आप जी.सी. लियोंग की बुक पढ़ रहे होंगे तो मैकेनिकल ग्राइंडिंग वर्ड इस्तेमाल होगा, तो वो आपको ध्यान देना है। दूसरा एक बात आप लोगों से और कहनी थी, आप लोग इस बारे में रिसर्च करते हैं कि सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो रिसर्च करने के बजाय अगर आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ, किसी एक बुक से कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारी बुक्स हम लोग को पढ़नी होती हैं, तब कहीं जाके कोई कंक्लूज़न निकलता है, फिर आप तक वो बात पहुँचाई जाती है। ठीक है, तो आपको अभी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको स्पेशली एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। एनसीईआरटी 2 आती हैं, न्यू और ओल्ड। आप दोनों एनसीईआरटी ले लीजिए, 9th to 12th, न्यू और ओल्ड दोनों ले लीजिए और उनको आप पढ़ लीजिए। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तभी आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके बेस क्लियर हो जाएंगे। और इंग्लिश में आप जी.सी. लियोंग की बुक आती है, वो भी एक नॉर्मल बुक है, उसको आप ले सकते हैं। तो जी.सी. लियोंग प्लस एनसीईआरटी इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जो भी जो गाइड या टेक्स्ट बुक उस टाइप की आती हैं, जो कंबाइंड वाली आती हैं, उसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी पब्लिकेशन अच्छा चल रहा हो, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड दोनों पढ़नी होगी, तब आपको समझ में आएगी। क्योंकि अभी आप बहुत से बच्चे ऐसे हैं इसमें जिनने भूगोल कभी नहीं पढ़ा, अब वो भूगोल जब पढ़ रहे होंगे, ये भूगोल का हार्ड कोर है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल बच्चे की समझ से बाहर की चीज़ है, इसको आपको थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ फोकस करना पड़ेगा, तब आपकी समझ में ये वाली चीज़ें आएंगी। तो इसलिए आप इस पे ध्यान ना दें कि मैं कौन सी बुक यूज़ कर रहा हूँ, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपकी स्टडी कहाँ तक पहुँच रही है, आप उस पे ध्यान दीजिए। तो उसके लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, बार बार बच्चों का रहता है कौन सी बुक, तो आप एनसीईआरटी ले लीजिए, ओल्ड एंड न्यू दोनों, 9th से 12th तक की। और जी.सी. लियोंग साथ में हिंदी वाले बच्चे भी ले लें, बहुत आसान उसकी भाषा है, आपको कोई कठिनाई उसको पढ़ने में नहीं होगी। उसको एक रास्ता आपको मिलता चला जाएगा, हमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो जी.सी. लियोंग आप ज़रूर ले लें। बाकी क्वेश्चन पेपर तो आप ले रहे होंगे जैसे भी कर रहे हैं। तो हाँ, हम यहाँ बात कर रहे थे, तो मैकेनिकल ग्राइंडिंग की बात हो रही थी, एब्रेशन और अपघर्षण। अपघर्षण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपघर्षण के अंतर्गत शैलों से अपर्दन यंत्रों द्वारा ढीले पदार्थों के निष्कासन की विभिन्न प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। नहीं समझ में आया? अपघर्षण के अंतर्गत शैलों से, जो चट्टान है, चट्टानों से अपर्दन यंत्रों के द्वारा। अब देखिए अपर्दन यंत्र, एक नया यहाँ पे शब्द आया, इरोजनल टूल्स। अपर्दन यंत्र, इरोजनल टूल्स। इरोजनल टूल्स क्या होंगे अभी बताऊंगा इनके बारे में, फिलहाल इस शब्द को भी यहीं इतना ही रखें। अपघर्षण के अंतर्गत शैलों से अपर्दन यंत्रों द्वारा जो ढीले पदार्थ हैं उनके निष्कासन की विभिन्न प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सीधा सा मतलब, साधारण भाषा आप समझ लीजिए क्या है कि जो भी चट्टान है, कोई भी चट्टान है, उस चट्टान पर जब मान लीजिए एक पहाड़ से नदी निकल के जा रही है, तो नदी जब अपना इरोजनल वर्क करेगी तो क्या करेगी, उसके पास कुछ टूल्स होंगे, जो अभी आपको बोला अपर्दन यंत्रों, इरोजनल टूल्स। तो उन टूल्स का इस्तेमाल करके वो चट्टानों में वार करेगी, चट्टानों पे प्रहार करेगी। और चट्टानों पे प्रहार करने पे क्या होता है, जो कमज़ोर चट्टानें होंगी वो टूटेंगी और उस नदी के बहाव के साथ बहती चली जाएंगी। युद्ध होता है तो जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो हार जाता है और ताकतवर उसको मार काट करके अपने साथ ले जाता है, ये तो होता है।
तो आपको क्या यहाँ ध्यान देना है कि जो हमारा ये अपघर्षण या एब्रेशन की बात हो रही है, तो अपघर्षण या एब्रेशन क्या है कि किसी भी चट्टान के अंदर जो अपर्दन यंत्रों के द्वारा कमज़ोर चट्टानें हैं उनको तोड़ फोड़ कर अपने साथ जो बहा ले जाने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? अपघर्षण कहलाती है। अब आप इसको थोड़ा यहाँ समझ लीजिए कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, अगर कोई ये जो चट्टान का तल है, बेड रॉक उसे कह देते हैं या रॉक बेड कह सकते हैं। ये मान लीजिए कोई चट्टान है, इतना हिस्सा आप ऐसे मान सकते हैं, ये चट्टान है। या और थोड़ा सा इसको ऐसे बना दीजिए, ये है चट्टान, इस पे नदी बहती चली जा रही है। तो ये क्या करेगी नदी? नदी इन चट्टानों पे, ये चट्टानें हैं, इन पे प्रहार करेगी और प्रहार करेगी तो उससे क्या होगा? कुछ पार्ट जो कमज़ोर चट्टानें हैं, चट्टान चूर्ण चट्टान का थोड़ा बहुत पार्ट जो कमज़ोर होगा वो टूटेगा इसके साथ और इसके साथ बहता हुआ चला जाएगा। मतलब यहाँ जो ये बेड इस एकदम प्लेन आपको दिखाई दे रहा था, ये बेड जो आपको एकदम प्लेन दिखाई दे रहा था, यहाँ आप देखिए कुछ ना, ये छोटा छोटा पदार्थ टुकड़े टूटेंगे और इसके साथ बहते हुए चले जाएंगे। तो क्या होगा? जो टुकड़े हैं, जो नदी की धारा बहती जा रही, नदी की धारा में कुछ पत्थर वगैरह होंगे, वो पत्थर क्या करेंगे? इसमें जो बेड है इस पर रगड़ खाते हुए तो जाएंगे, खरोचते हुए तो जाएंगे इसको। तो जब इस बेड को खरोचेंगे तो क्या होगा? इसमें से जो कमज़ोर चट्टानें हैं वो टूटेंगी और इसके साथ निकल जाएंगी। तो क्या हो रहा है? वो चट्टान कमज़ोर हो रही है और धीरे धीरे कभी ना कभी ऐसी स्टेज आएगी कि पूरी चट्टान ख़त्म हो जाएगी। नदियों के द्वारा आपने देखा है गार्ज कैनियन बनाए जाते हैं तो पूरे पहाड़ में दरार बन जाती है बीच में। तो क्या है? कभी ना कभी इसने पहाड़ पे प्रहार किया, काटते 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 लास्ट स्टेज तक ले आई। फिलहाल हम अपघर्षण या एब्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है। अब इरोजनल टूल्स की जो बात हुई थी, अभी मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया कि कुछ पत्थर नदी के साथ होंगे। तो वो जो पत्थर हैं वो डिफरेंट शेप और साइज के, कैसा? कोई नुकीला है, कोई गोलाकार है, ठीक है, किस आकार के पत्थर हैं। और गोलाकार पत्थर मोस्टली आपने देखा है किसी हिल स्टेशन, आप हरिद्वार या ऋषिकेश चले जाइए तो आप देखेंगे कि नदी की धारा के किनारे किनारे बहुत सारे टाइप के पत्थर पड़े रहते हैं। तो वो सारे पत्थर किसी क्या गोल थे? गोल नहीं थे। जो जैसे शेप में आपको एकदम स्मूथ दिखाई दे रहे हैं वैसे नहीं थे। कैसे होंगे? टेढ़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें भी हो सकती हैं। तो वो टूट फूट के वहाँ से क्या पता कितनी ऊंचाई से बहता हुआ पत्थर वो उस फुटहिल में आके हरिद्वार में आके रुका, यानी स्लोप कम हो गया तो वो रुक गया। देखिए स्लोप अगर यहाँ पे चट्टान है तो यहाँ नहीं रुकेगा कुछ भी पत्थर, यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है। तो इस नदी की धारा के साथ, नदी के साथ जो भी पत्थरों के टुकड़े थे वो सब क्या थे? वो क्या होते हैं? वो कहलाते हैं अपर्दन के यंत्र या इरोजनल टूल्स, जिसमें कि हम कहते हैं बोल्डर, गोलाश्म, ठीक है। बड़े बड़े आकार के जो पत्थर होते हैं, आप हरिद्वार जाएं, नील धारा पे कभी जाएं तो आप देखिए बड़े बड़े गोल गोल आकार के पत्थर। ऋषिकेश चले जाइए, वहाँ धारा बहुत पतली आपको दिखाई देगी, वहाँ बड़े बड़े पत्थर, तो वो सब क्या हैं? बोल्डर होते हैं, जिनको हम गोलाश्म कह देते हैं, ठीक है, गोलाश्म। अब देखिए कोई पत्थर टूटा कहीं से और टूट के वो इस बेड पे बहता हुआ जा रहा है तो इस बेड को नुकसान पहुंचाएगा। इसमें से जो कमज़ोर चट्टान है उनको अपने साथ तोड़ के ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बोल्डर वो क्या हुआ, या गोलाश्म क्या हुआ? इरोजनल टूल्स, अपर्दन यंत्र। कोई अपर्दन यंत्र, उसके पास यंत्र वैसे यंत्र नहीं होंगे जैसे यंत्र आप आजकल देख रहे हैं, वो प्राकृतिक यंत्रों की ही बात हो रही है। उसके बाद आप कह सकते हैं इसमें कॉबल्स, पेबल्स, ग्रावेल्स, जिनमें हम कह सकते हैं इसमें बटिया, ऐसे कुछ शब्द हिंदी में अजीब लगेंगे आपको। ग्रावेल्स मीन्स बजरी, ठीक है। और पेबल्स की बात करें तो कंकड़। आपने देखा कि पत्थर के डिफरेंट साइज, शेप, साइज़ होते हैं, तो उन्हीं को स्टडी करके उनके अलग अलग नाम, जैसे कि आप कहते हैं कंकड़ लग गया पैर में, ठीक है, तो कंकड़ जिसको हम क्या बोलते हैं? पेबल्स बोल देते हैं उसको, गुटिया, भूगोल की भाषा में उसको गुटिया बोल देते हैं। और जो आपका ये
गुटिकाएँ भी बोल देते हैं उसको। और एक जो होता है कॉबल्स, उसको हम बोल देते हैं बटिया या बट्टी, ऐसे शब्द। तो गोलाश्म, इसको आप इंग्लिश में ही याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोल्डर है, कॉबल्स है, पावेल्स है और ग्रावेल्स है और सैंड है। सैंड मीन्स रेत। अब देखिए कैसे बताया इनका क्रम। बोल्डर, उसके बाद आपके ये कॉबल्स, पेबल्स, ग्रावेल्स, बजरी आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। तो साइज़ देखिए, क्या बोल्डर और बजरी एक जैसा साइज़ है? नहीं है ना, अलग अलग साइज़ है। तो हर एक का अपना अपना अलग काम है। और लास्ट उसकी स्थिति, स्टेज क्या बनती है? सैंड वाली बन जाती है, रेत वाली बन जाती है। बड़ा पत्थर था और वो पत्थर नीचे आते आते, सतह तक आते आते, जहाँ नदी अंतिम अवस्था में आप देखिए डेल्टा बनाती है, तो क्या होता है, वहाँ कोई पत्थर मिलता है? डेल्टा में सब आपको सैंड मिलेगी, सब आपको रेत मिलेगा। तो वो पत्थर ही तो था जो उस चट्टान से उसने तोड़ा था, जहाँ से वो निकली है। तो वो अपने साथ उसको लेके चली और लगातार उसको घिसते घिसते उसने उसको चट्टान चूड़ या उसको सैंड में कन्वर्ट कर दिया और लास्ट में डिपोजिशन कर दिया। देखिए डिपोजिशन की बात भी आ गई, लास्ट में उसने डिपॉजिट कर दिया, डेल्टा बना दिया और उसको मैदान बन गया वो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अपघर्षण क्या है, एब्रेशन क्या है? जो अपर्दन के जो टूल्स होते हैं या जो इरोजनल टूल्स होते हैं, अपर्दन के यंत्र होते हैं, उनके द्वारा जो सतह है उस सतह से कमज़ोर चट्टानों का टूट जाना, वो सब किसके अंतर्गत आता है? एब्रेशन की या अपघर्षण के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या है कि अपघर्षण में हम ये ध्यान देंगे कि वो अपर्दन प्रक्रमों की गति कैसी है। भाई अगर नदी की धारा तीव्र है, तेज़ है, इसका वेग प्रवाह तेज़ है, तो क्या होगा? इसमें ज़्यादा अपर्दन हो जाएगा। प्रवाह तेज़ नहीं है तो कम होगा, सीधी सी बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ डिपेंड करेंगी यंत्रों की प्रकृति, अपर्दन यंत्रों की प्रकृति कैसी है। अपर्दन यंत्रों शक्तिशाली हैं, ज़्यादा नुकीला अगर कोई है तो ज़्यादा प्रहार करेगा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे कंकड़ हैं तो उतना ज़्यादा सतह को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। भारी बड़े पत्थर हैं तो वो भी नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर उनके जो शेप और साइज़ है वो नुकीले हैं या मोटे साइज़ के हैं तो क्या करेंगे? वो सतह को नुकसान पहुंचाएंगे। ढाल की प्रवणता, स्लोप ग्रेडियंट कह सकते हो। ढाल अगर तीव्र है तो क्या होगा? इस पर ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और स्लो है तो उतना शक्तिशाली नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये कुछ कारक हैं जो आपका ये एब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप जो अपघर्षण है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसमें और तो कुछ ऐसी बात नहीं रही। अपघर्षण क्या? अपघर्षण में आपको मेन बताया, क्या ध्यान देना है? अपर्दन की ये विधियाँ, और इन विधियों में जो इरोजनल टूल्स हैं, इरोजनल टूल्स के नाम मैंने आपको बताए, जिसमें आप को बोल्डर, ठीक है। अब इन नामों को याद कर लीजिए, ये बहुत आगे काम आएंगे, बहुत आगे मिलेंगे आपको। बोल्डर हो गया, कॉबल्स हो गया, पेबल्स हो गया, ग्रावेल्स हो गया और सैंड हो गई। ये सब कंकड़ पत्थरों के प्रकार और रूप हैं, और इनको हम क्या कह देते हैं? अपर्दन के यंत्र या अपर्दन के टूल्स कह देते हैं। और ये भी है कि जो अपघर्षण है वो लगभग सभी प्रक्रमों में होता है, बस उसकी तीव्रता कम या ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि तीव्रता में अंतर आ जाए, लेकिन होता सभी प्रक्रमों में है। अब हम बात करें नदियों की। अगर ये जो चीज़ चल रही है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, आराम से समझना है। नदियों की अगर हम बात करते हैं, अब हम स्पेशली नदी की बात कर रहे हैं। नदियों में कैसे होता है अपघर्षण? आप देखिए नदियों में दो तरह से होगा। कोई भी नदी है वो बहती हुई जा रही है, मान लीजिए नदी की धारा है कोई, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि नदी की धारा, नदी कहीं किसी रास्ते से बहती हुई जा रही है, तब क्या होगा? इसमें दो प्रकार से होगा अपघर्षण की क्रिया। एक तो इसके किनारों के द्वारा होगी, और एक इसके जो जिस बेड पे ये बह रही है, जिस तल पे ये बह रही है, उस तल पे जब नदी का जल, ठीक है, जिस बेड पे ये बह रही है, फ्लो कर रही है, उस बेड पे भी तो पानी का कुछ दबाव रहेगा, कुछ प्रेशर रहेगा, और उस पानी में इसके साथ इरोजनल टूल्स भी हैं, ठीक है। तो इरोजनल टूल्स को ये किनारों पे भी रगड़ खाते हुए जाएंगे दोनों तरफ,
और जो इसका आधार जो इसका बेस है या जो बेड है इसका, उस बेड पे भी उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक पार्श्वीय भी होगा, यानी इसको हम लेटरल कह सकते हैं, लेटरल इरोजन या लेटरल एब्रेशन। और दूसरा वर्टिकल, जब ये किसी बेड पे मान लीजिए ये नदी का तल है, इस पे नदी बह रही है, तो उसको क्या करेगी, इसको काट रही है ना, इसको गहराई की तरफ गहरा तो करेगी। जिस तल पर नदी बह रही है उस तल को जब वो काटेगी तो क्या करेगी, गहरा करेगी ना। तो गहरा करेगी तो घाटी अंदर की तरफ गहरी होगी, नीचे की तरफ जाएगी, आधार तल की तरफ जाएगी। तो कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया या लंबवत हो गया। तो आप इसको कह सकते हो कि नदी द्वारा जो अपघर्षण होता है वो दो तरीके से होता है, एक निम्नवर्ती या लंबवत, जिसको हम वर्टिकल कह देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, घाटी गर्तन होता है, वैली ड्रिलिंग, घाटी गर्तन या वैली ड्रिलिंग, वैली डीपनिंग, घाटी का गहरा होना। ये चीज़ें अब सब समझते रहिए, सब थोड़ा सा मेंटल लेवल बढ़ा लीजिए। अब जब कोई नदी के द्वारा अपघर्षण होता है तब क्या होता है, वो दो टाइप से हो सकता है। नदी के किनारे जो जिस रास्ते से नदी, आप जब कभी जाएं तो नदी को देखना कैसी नदी है, उसके दो किनारे होते हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे होते हैं उनको ध्यान दीजिएगा, कभी कल इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये क्या कर रही है, किनारों से अपरदन कर रही है या एब्रेशन कर रही है, और इसका जो जिस तल पे ये बह रही है उस तल पे भी वो पानी और पानी के साथ जो अपरदन के यंत्र हैं वो उस बेड को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। तो उसको गहरा करेंगे, या आप कह सकते हैं निम्नवर्ती या लंबवत अपरदन होगा, जिससे तली उसकी गहरी हो जाएगी, उसमें गर्त बन जाएगी, इसमें डीप हो जाएगा। तो हम उसको वैली ड्रिलिंग या वैली डीपनिंग भी कह देते हैं। दूसरा पार्श्ववर्ती आपको बता ही दिया, लेटरल, किनारों से काटेगी तो भी अपरदन एब्रेशन हो जाएगा। अब हम बात करें अंडरग्राउंड वाटर की, जो भूमि के अंदर भूमिगत जल। ये नदी क्या है, एक एजेंट था, रनिंग वाटर हुआ, ये रनिंग वाटर यानी बहता जल। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, इनको पूरी कैटेगरी बना लेना, इनका टेबल बना लेना। जब आपने एक्सोजेनेटिक फोर्स का चार्ट बनाया था, उस चार्ट में आपने एक्सोजेनेटिक फोर्स, डेन्यूडेशन, और उसके बाद आपने लिखा था अपक्षय अपरदन, और फिर अपक्षय के बाद अपरदन को आपने कैटेगराइज किया था। तो वहाँ आपने 6-7 कारक लिखे होंगे, जिसमें आपने नदी या बहता जल, भूमिगत जल, सागरीय लहरें और पवन और हिमानी, परिहिमानी, ये सब लिखा था। तो वो चार्ट दिमाग में जरूर रखिएगा। तो अभी हमने रनिंग वाटर की बात की, हम बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर की, भूमिगत जल। तो भूमिगत जल में क्या है, उसमें गति नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रक्रम की गतियाँ या उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता पर डिपेंड करेगा कि ये होगा एब्रेशन की नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये निकल के आया एक फैक्टर कि रनिंग वाटर में एब्रेशन तीव्रता से हो रहा है, स्ट्रांगली हो रहा है, लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ पानी रुका हुआ है। भूमिगत जल है जहाँ से पानी ऊपर सरफेस पे आ रहा है, तो क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो सब रुका हुआ है, उसमें प्रवाह नहीं है भी तो बहुत ना के बराबर है, जिससे ये अपघर्षण ना मात्र के या ना के बराबर होता है, या आप कह सकते हो कि नहीं होता है। तो भूमिगत जल में क्या होता है, ये नहीं होता है। दूसरा, वहाँ पर जो कंकड़ पत्थर हैं वो भी बहुत रेत जैसे ही होते हैं, छोटे छोटे, और वो जल में लगभग घुले से रहते हैं। तो उनके द्वारा जो यानी अपरदन के जो यंत्र हैं वो भी, उनका कोई रोल वहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है, किसके कारण, पानी में प्रवाह ना होने के कारण। अगला हमारा इसमें आता है सागरीय लहरें। अब आप देखिए सागरीय लहरें, सागरीय लहरों की हम मैरीन वेव्स की, अब थोड़ा सा दिमाग ले जाइए कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में आप जाएंगे, देखते हैं कितनी तीव्रता से लहरें आती हैं, और जो कोस्ट लाइन है या तट रेखा है उसको टक्कर मारती हैं, तूफ़ानी तरीके से आती हैं। तो जब वो इतनी तेज़ी गति से, तीव्र गति से आ रही हैं, तूफ़ानी तरंगों की तरह से आ रही हैं, और जो उसके तट पर चट्टानें हैं उनको टक्कर मार रही हैं, और उस बहाव के साथ वो इरोजनल टूल्स भी होते हैं। तो क्या करते हैं, उस पर टक्कर मारी और उसको नुकसान पहुंचाया, चट्टान टूटी और टूटा हुआ भाग अपने साथ बहा के ले गई, फिर से आई, फिर टूटी चट्टान, फिर अपने साथ ले गई। तो ये क्रिया लगातार होती रहती है। तो इसमें भी क्या रहता है, इसमें खासकर आपका ये पेबल्स ज़्यादा होते हैं। सागरीय जो लहरें होती हैं उनमें पेबल्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पेबल्स मीन्स वही कंकड़ और गुटिकाएँ जिनको कह देते हैं।
तो वो उसका इरोजनल के टूल्स वहाँ पर पेबल्स वाले होते हैं। नदी में आपने देखा कि बोल्डर भी होते हैं, पेबल्स भी होते हैं और ग्रेवल्स भी होते हैं, ये सब लगभग होते हैं और लास्ट में जाके वो सैंड में कन्वर्ट सबको कर देती है। उसके बाद बात करें हम विंड्स की, तो जो जिन क्षेत्रों में तीव्र हवाएं चलती हैं उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, हवाएं तेज़ गति से चल रही हैं, तो तेज़ गति से हवाएं चलने के कारण क्या होगा, वो अपघर्षण करेंगी। कैसे करेंगी? हवाओं के साथ जो कंकड़ पत्थर हैं वो भी उड़ के जाएंगे और वो चट्टान में लगेंगे। मान लीजिए ये चट्टान कोई है, ये कोई चट्टान है और इस चट्टान पे हवा का झोंका यहाँ से आया, इसमें क्या है, इसमें कंकड़ पत्थर भी हैं, तो वो इस सरफेस पे टक्कर मारेंगे और वो नुकसान पहुँचाएंगे, सरफेस टूटेगी और क्या होगा, उसका अपर्दन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात है, वो ये है कि हवा के साथ झोंके के साथ जो भारी पत्थर कंकड़ हैं वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ पाते। वो छोटे छोटे कंकड़ों को तो उठा सकती है, लेकिन बहुत जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उठा सकती। तो हवा के द्वारा जो अपघर्षण होता है वो चट्टान के निचले हिस्से में ही ज़्यादा शक्तिशाली रहता है, ऊपरी हिस्सों में उनकी तीव्रता कम हो जाती है। और हवा द्वारा जो अपघर्षण की सामूहिक क्रिया है उसको सैंड ब्लास्टिंग कह देते हैं। सैंड ब्लास्टिंग, ठीक है, रेत उत्स्फोटन, रेत उत्स्फोटन, सैंड ब्लास्टिंग, ये कुछ शब्द जो ऐसे मिलते हैं उनको नोट करते चला करें, ये पता नहीं कौन सा कहाँ मिल जाए, इसलिए ध्यान, इन चीज़ों को ध्यान। जैसे बैली डीपनिंग का भी बात हुई थी, बैली ड्रिलिंग हुई थी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, बैली ड्रिलिंग वाला। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं वो कहीं मिल जाते हैं, तो उनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें अगर धरातलीय सतह में, तो आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थितियाँ बन रही हैं। अच्छा, दूसरा हिमनद की अगर हम बात करते हैं तो हिमनद में भी जो अपघर्षण है उसकी गति काफ़ी मंद रहती है। जो ग्लेशियर है उसमें भी जो अपघर्षण है उसकी गति काफ़ी मंद रहती है, क्योंकि वो जमा रहता है, हल्का उसके नीचे की सतह जो है वो पिघलती है, तब उस पर खिसकाव होता है, तो वहाँ पर भी ये इसकी गति मंद होती है। तो आपने ये देखा कि इसका जो अपघर्षण का प्रभाव है वो मोस्टली जो पानी, और पानी भी ऐसा जिसमें गति हो, तो ऐसे पानी यानी रनिंग वाटर और जो मैरीन वेव्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा एब्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आपको एब्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी जगह घूमने अगर जा रहे हैं, नदी दिख रही है, पत्थर दिख रहे हैं, तो आपके मन में ये थोड़ा भूगोल ज़रूर आएगा कि इसमें क्या भौगोलिक घटना घट रही है, कैसे ये पत्थर बन रहे हैं, कौन सा इसमें पेबल्स है, कौन सा इसमें ग्रावल्स है, कौन सा इसमें सैंड है, कौन सा इसमें बोल्डर है। और इन्हीं चीज़ों को बस प्रैक्टिकली आपने देखना पहचानना शुरू कर दिया तो परिभाषा सार्थक हो जाएगी कि व्हेन वी टॉक अबाउट वेयर जियोग्राफी इज़ देयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा आसान तरीके से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। कठिन नहीं समझना है कि एब्रेशन या अपघर्षण देख लिया डर गए, तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि अपघर्षण क्या है, अपघर्षण किस तरीके से हो रहा है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए एक प्रक्रम की तीव्रता इम्पोर्टेंट है और दूसरा उसके लिए जो अपर्दन के टूल्स हैं, यंत्र हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अपर्दन के यंत्र और जो तीव्रता है प्रक्रम की वो होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सन्निघर्षण की, एट्रिशन। एट्रिशन ये वाला, सन्निघर्षण, एट्रिशन, इसमें क्या होता है, इसमें अपर्दन के यंत्र आपस में ही टकराने लगते हैं। आपस में कैसे टकराएंगे, आप देखिए, नदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नदी का बहाव, पानी बहता चला जा रहा है और उस पानी में कंकड़ पत्थर, जो भी मैंने आपको अपर्दन के टूल्स, इरोजनल टूल्स या अपर्दन यंत्र बताए, वो सारे बहते जा रहे हैं, तो वो आपस में भी तो रगड़ खाते हो जाएंगे। तो आपस में रगड़ खाने से जो चट्टान चूर्ण उनका बन जाता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, वो आपका एट्रिशन या सन्निघर्षण कहलाती है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि नदी के, हम नदी की बात अगर कर लें, आप विंड्स की बात कर लीजिए, हवा के झोंके हैं, उसमें आपने देखा कि हवा का झोंका आया और बहुत सारे कंकड़ पत्थरों को उड़ा के अपने साथ ले गया, तो वो कंकड़ पत्थर आपस में भी तो रगड़ खाएंगे, और आपस में रगड़ खा के जब सरफेस पे कहीं गिर रहे हैं
तो क्या हो रहा है, चट्टान चूर्ण के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, चट्टान चूर्ण बनते चले जा रहे हैं। तो कब तक रगड़ खाते रहेंगे, जब तक वो चट्टान चूर्ण ना बन जाए। यही तो होगा। आपको नदी की कहानी अभी बताई कि नदी ने एक चट्टान को तोड़ा और उसे तोड़ के बड़े पत्थर में बनाया, फिर छोटा पत्थर, फिर छोटा पत्थर, फिर छोटा पत्थर, उसके लास्ट में जब डेल्टा में जमा कर दिया तो वो सैंड के रूप में कन्वर्ट हो गई, एक रेत की स्थिति में आ गई वो। तो क्या हुआ, वो रेत क्या हुई, वो बड़ा वाला पत्थर ही तो था, उसका ही तो चूर्ण है जो उसने चट्टान सबसे पहले तोड़ी थी। ठीक, तो नदी के द्वारा अब हम बात करें तो नदी के द्वारा सन्निकर्षण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े शिलाखंड हैं वो आपस में टकराते टकराते इतने महीन हो जाते हैं कि रेत में बदल जाते हैं। ठीक, ये बात सब मैं आपको बता ही चुका। सागरीय तरंगों की बात करें तो सागरीय तरंगों में भी ऐसा होगा, जब कोई लहर आ रही है और उस लहर के साथ जो इरोजनल टूल्स हैं, अपर्दन के यंत्र हैं, कंकड़ पत्थर, तो वो आपस में टकरा रहे हैं। टकराने से क्या होगा, उनमें जब टकराएंगे तो टूट फूट होगी, और वो टूट फूट क्या हो रही है, सन्निकर्षण के रूप में हो रही है। हवाओं द्वारा भी है, हवाओं द्वारा भी वही स्थिति रहती है, हवा बहुत ज़्यादा दूर तक उसको उड़ा के नहीं ले जा पाएगी, तो कम होता है। लेकिन सागरीय तरंगों और बहते हुए जल, यानी आप कह सकते हो कि अपघर्षण और सन्निकर्षण दोनों, एब्रेशन और एट्रिशन दोनों ही बहते हुए जल में ज़्यादा होंगे। बहते हुए जल हुआ या सागरीय लहरें हुई, इनमें ज़्यादा होगा। अगला है इसमें अपक्षारण या संक्षारण या कोरोजन। ये कोरोजन था, ये कोरोजन है, इसका ध्यान रखें। कोरोजन, अपक्षारण या संक्षारण, इसमें क्या है कि जो कार्बोनेट शैल होती हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट खड़िया, शैल खड़ी, इनके जो घुलनशील पदार्थों का विघटन तथा वियोजन की प्रक्रियाओं द्वारा विलयन बनना, सॉल्यूशन बन जाना, वो क्या कहलाता है, आपका संक्षारण या अपक्षारण या कोरोजन कहलाता है। अब आप देखिए इसमें क्या होगा कि जो नदी का जल आप कह सकते हो सरिता है, या नदी का जल है, या बहता हुआ जल है, भूमिगत जल है, सागरीय तरंगे हैं, इन सबसे प्रभावी रूप से होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रूप से होता है संक्षारण, वो अंडरग्राउंड वाटर से होता है, भूमिगत जल से होता है। और भूमिगत जल में क्या होता है कि वो चट्टानों को अपने में जो लाइम स्टोन वगैरह है अपने अंदर घोल लेता है और जमाव करने लगता है। उससे कास्ट टोपोग्राफी, चूने से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, वो इसी प्रकार से बनती हैं। दूसरी बात, नदी है, अगर नदी क्या करती है कि चट्टान को जब उसका पानी जो पेरेंटल रॉक्स हैं उनमें मिल रहा है, तब क्या करता है, उनसे लवण को अलग निकाल लेती है और अपने अंदर घोल लेती है, ठीक है, और बाहर लाने की कोशिश करती है। उसका वो सस्पेंडेड फॉर्म में, निलंबित अवस्था में नदी के साथ चलते रहते हैं कण। तो नदी हर साल लगभग 5 बिलियन टन खनिजों को अपने साथ बहाकर आधार शैल है, मुख्य शैल है, उससे अलग कर देती है। तो इस तरीके से आपका ये जो कोरोजन है या अपक्षारण है या संक्षारण, ये क्रिया संपन्न होती है। अगला है आपका हाइड्रोलिक एक्शन, जल गति क्रिया। हाइड्रोलिक एक्शन में स्पेशली आप कह सकते हो कि ये भी रनिंग वाटर और मैरीन वेव्स में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होंगी। सीधा सा मतलब इसमें ये कि पानी की धारा का जब चट्टानों पर दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि अपर्दन के कारकों द्वारा जब चट्टानों पर दबाव पड़ता है, उस दबाव से चट्टानें जो टूटती हैं, तो वो टूटना क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोलिक एक्शन कहलाता है। तो उसमें जल का होना तो ज़रूरी है। जब जल गति क्रिया, जल की बात कर रहे हैं, तो कौन सा जल दबाव डाल सकता है, रनिंग वाटर डाल सकता है, और आपका समुद्र का जो लहरें हैं वो डाल सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रभाव रहता है वो जल गति क्रिया में जल का रहता है, और इसमें अपर्दन के जो यंत्र हैं उनका प्रभाव नहीं रहता। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो हाइड्रोलिक एक्शन है, उस हाइड्रोलिक एक्शन में जो अपर्दन के यंत्र हैं उनका रोल नहीं रहता, उनकी भूमिका नहीं रहती है, उसमें सिर्फ जल की भूमिका रहती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जो हाइड्रोलिक एक्शन है वो अपघर्षण और अपक्षारण, इन दोनों का एक मिला जुला रूप, या ये तीनों एक साथ इस तरह से होते हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते।
ठीक है, हाइड्रोलिक एक्शन हो गया, एब्रेशन हो गया और आपका कोरेजन हो गया। ये लगभग एक साथ क्रियाएं चलती रहती हैं। अगर हम हाइड्रोलिक एक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा तीव्र अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तीव्र कहाँ होगा, वो सागरीय तरंगों के द्वारा होगा। क्योंकि आपने देखा है रियलिटी में नहीं तो आपने पिक्चर वीडियोस में देखा होगा कि जो वेव्स आती हैं वो कितने शक्तिशाली तरीके से आती हैं, तूफ़ानी तरीके से आती हैं और तट पे टकराती हैं और उस पर प्रहार करती हैं। और प्रहार से क्या होता है, वो चट्टानें, उनमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है, टूट फूट होती है और फिर वापस चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर से चट्टान पे टक्कर मारती हैं, फिर चली जाती हैं। तो यहाँ जो हाइड्रोलिक एक्शन की बात हो रही है, हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब ही ये है कि पानी के द्वारा क्या हो रहा है, जो चट्टानें हैं उन पर दबाव पड़ने की जो क्रिया है और उससे जो चट्टानों में टूट फूट हो रही है, वो सब क्या हो रही है, हाइड्रोलिक एक्शन के अंतर्गत हो रही है। अगला इसमें है अपवाहन। हमने ये कर लिए सारे। और अपवाहन, डिफ्लेशन, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर हवा द्वारा ढीले एवं शुष्क रेत कणों के उठाने तथा उड़ाने की क्रिया। ठीक है, हवा द्वारा ढीले तथा शुष्क रेत के कणों को उड़ाने तथा उठाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, डिफ्लेशन कहलाती है। अब आप इसको डेजर्ट को थोड़ा सा ध्यान में लाइए। डेजर्ट की क्या स्थिति होती है, पूरे में सैंड आपको दिखाई दे रही है और हवा का तेज झोंका आया। ठीक है, कभी अगर आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में गए होंगे तो आपने उस चीज़ को महसूस भी किया होगा, नहीं तो आपने वीडियोज़ में तो देखा ही होगा। किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में आप हैं या कोई भी है और वहाँ पर हवा का झोंका आता है और हवा के झोंके के साथ बहुत सारी वो सैंड को अपने साथ उड़ा के ले जाता है। तो क्या है, शुष्क यानी जो रेत के ढीले कड़ी तो हैं, ढीले उसमें रेत में क्या है, कोई कंपोजिशन उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, सब दूर कण बिखरे रहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता कंपोजिशन तो आपस में जुड़े रहते, दूर रहते हैं तो हवा के हल्के से झोंके से ही आप एक मुट्ठी में रेत लीजिए, फूंक मारी, सब उड़ जाता है। ठीक है, तो वो सारे कण क्या हैं, ढीले हैं, अलग अलग हैं, दूर हैं, तो हवा का एक झोंका आता है और उनको अपने साथ बहाया और लेके चला गया। तो उस क्रिया को क्या कह देते हैं, डिफ्लेशन या अपवाहन कहते हैं। तो अब आप थोड़ा सा और ध्यान लगाइए कि जब डेजर्ट में कोई हवा का झोंका, तेज झोंका आता है और बहुत सारी रेत को अपने अंदर ले लेता है और वो रेत उसके साथ चली जाती है, तो वहाँ पे एक गर्त या डीप जैसा बन जाता है, एक खाई जैसी बन जाती है, जिसको ब्लो आउट बोल देते हैं, वात गर्त। ठीक है, वात मीन्स वायु और गर्त मीन्स खाई, वायु से बनने वाली खाई, वात गर्त या ब्लो आउट। तो वो क्या हो रहा है, ब्लो आउट किसका परिणाम है, वो अपवाहन या डिफ्लेशन का है। तो आप कह सकते हो कि सीधा सा इसमें जो डिफ्लेशन हो रहा है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में या विंड्स जहाँ पर एक्टिव रहती है, हवा की जहाँ स्थलाकृतियाँ बनती हैं या वायु प्रक्रम जहाँ होते हैं, ईओलिन प्रोसेसेस जहाँ पर होते हैं, वहाँ आपको डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि ब्लो आउट क्या होता है। और ब्लो आउट में क्या होता है, जो अपवाहन में जो रेत है या रेत के जो ढीले कण हैं उनको उठाने या उड़ाने की क्रिया किसके द्वारा, वायु द्वारा, उसको क्या बोल देते हैं, अपवाहन या डिफ्लेशन बोल देते हैं। अब परिहिमानी क्षेत्रों में कुछ कल भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी, वो आप थोड़ा याद कर लीजिए, जिसमें जैसे कांजेलिफ्लेक्शन होता है और सॉलिफ्लेक्शन होता है। ये सब चीज़ें परिहिमानी क्षेत्रों में होती हैं। क्या हैं, कैसे हैं, इनका हम डिटेल परिहिमानी वाले टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो पार्ट हुआ वो अपर्दन वाला कंप्लीट हुआ। अपर्दन में आपने देखा कि अपर्दन क्या है, यानी सीधा सा आपने कहा था कि जो बाह्यजनिक प्रक्रियाएं हैं या जो अनाच्छादनात्मक प्रोसेस हैं या जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस हैं, उनको हम सीधे शब्दों में साधारण अर्थों में क्या कह देते हैं, इरोजनल प्रोसेसेस कह देते हैं। और इरोजनल प्रोसेस जो होते हैं उनका वर्क 3 फेज़ वर्क होता है, जिसमें इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिपोजिशन होता है। अब इरोजन की जब हमने बात की, इरोजन क्या हुआ, किसी भी चट्टान के टूटे हुए भाग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना अपर्दन के अंतर्गत आता है। अब अपर्दन को जब पढ़ा तो अपर्दन में हमने देखा कि अपर्दन में ये इन विधियों द्वारा
अपर्दन का कार्य होता है, जिसमें आपने देखा कि अपघर्षण, एब्रेशन, सन्निघर्षण, एट्रिशन, अपक्षारण या संचारण, कोरोजन, और जलगति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन, और आपने देखा कि अपवाहन या डिफ्लेशन। तो ये अपर्दन की क्रिया यहाँ पे पूर्ण हुई। अब हमारा अगला जो पड़ाव है वो ट्रांसपोर्टेशन वाला होगा। तीन चीज़ों की बात की थी, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। जो ट्रांसपोर्टेशनल वर्क है, विभिन्न प्रक्रमों द्वारा अपर्दित पदार्थों का परिवहन, यानी कई विधियों द्वारा या कई प्रकार से जो अपर्दित पदार्थ यानी इरोडेड पार्ट होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि तैराव, फ्लोटेशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इनसे डर के नहीं भागना है। ये मिलेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, तो आपको मिलेंगे जगह जगह जब भी आप उसको डिटेल पढ़ेंगे। तैराव या फ्लोटेशन की बात हो गई, निलंबन या सस्पेंशन की बात हो गई, उछाल या साल्टेशन की बात हो गई, कर्षण, ट्रैक्शन। अपर्दन की जो क्रिया थी वो आपने देखा कि इन विधियों से संपन्न हुई। परिवहन का क्या है, वो इन विधियों से संपन्न हो रहा है, जिसमें आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्टेशन हो गया, ट्रैक्शन हो गया। ट्रैक्शन मीन्स खिंचाव हो रहा है, कर्षण उसको बोलते हैं भूगोल की भाषा में, ऐसे खिंचाव कहेंगे कि चट्टान को खींच कर ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है कोई चट्टान, परिवहन की क्रिया हो रही है। उछाल की हमने बात की, या फ्लोटेशन की बात की। तो ये सब क्या है, उछाल का मतलब कि चट्टान किसी भी एजेंट के थ्रू उसमें गति उत्पन्न हुई, और गति उत्पन्न होने का मतलब क्या हुआ, परिवहन की क्रिया हो रही है। तो हम फ्लोटेशन की बात, तैराव की बात करें, सस्पेंशन की बात करें, या हम उछाल या सॉल्टेशन की बात करें, या कर्षण या ट्रैक्शन की बात करें, या घोल या सॉल्यूशन की बात करें, ये सब क्या है, परिवहन के माध्यम, इन माध्यमों से परिवहन होता है। जैसे बहते हुए जल की बात करें, रनिंग वाटर की बात करें, आज आपको यही ध्यान देना है कि अपर्दन का काम, ये सब काम, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन का सब काम, और डिपोजिशन का सारा काम, ये सब चीज़ें किस तरीके से जो हमारे इरोजनल एजेंट्स हैं उनसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, कि कौन सा जो इरोजनल एजेंट है वो किस प्रकार की क्रियाओं को करने में ज़्यादा सक्षम है और कौन सा उनको करने में कम शक्तिशाली साबित होता है। तो लिमिटेड आपके पास हैं, रनिंग वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर है, पेरीग्लेशियर हो गया, और आपका मैरीन वेव्स हो गई, और विंड्स हो गई। तो जिसमें से हम परिहिमानी को लगभग नेगलेक्ट रहता है क्योंकि उसके प्रोसेस अलग टाइप से होते हैं। मेन आपका रनिंग वाटर यानी कि बहता हुआ जल, जिसको हम नदी मान लेते हैं, नदी या बहता हुआ जल, भूमिगत जल जिसको अंडरग्राउंड वाटर कह देते हैं, कास्ट टोपोग्राफी उससे बनती है, और तीसरा आपका हिमानी मान लेते हैं, चौथा सागरीय तरंगे, और पांचवा आपका विंड्स। ठीक है, ये 5 जो फैक्टर हैं, ये 5 एजेंट हैं, ये 5 एजेंट ही सारे बाह्य बलों के वाहक हैं। बाह्य बलों का सारा काम ये 5 एजेंट करते हैं, और क्या करते हैं, स्थलखंड को तोड़ फोड़ के, नष्ट करके समतल मैदान में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो अभी हम बात ट्रांसपोर्टेशन की कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में आप देख लेंगे कि बहता जल अपरदित पदार्थों का जो परिवहन है वो कर्षण, उछाल, निलंबन तथा घोल द्वारा करता है। इनको बहुत डीप नहीं जाना है, बस एक चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है कि बहते जल में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी नदी किसी ग्लेशियर से निकलकर और समुद्र में जाके मिल रही है तो वो एक लंबा रास्ता तय कर रही है। लंबा रास्ता या छोटा रास्ता, कोई भी एक रास्ता तय कर रही है, और वो गतिमान है तभी वो ग्लेशियर से निकल के और समुद्र में जा रही है, चल रही है, उसमें गति है। ठीक है, गतिशील कारक है। गतिशील कारक मैंने आपको कहा था उस दिन जब एजेंट बताए थे परसों। ठीक है, गतिशील कारक। तो गतिशील कारक में क्या हुआ कि वो गतिशील है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो नदी क्या कर रही है, ट्रैक्शन भी करेगी, खिंचाव भी कर रही है, उछाल भी रही है चीज़ों को, सॉल्यूशन भी बना रही है, लवण को घोलती है। अभी आपको बताया था पिछली बात में कि लवणों को घोल के उसे अलग कर देती है, तो उसका सॉल्यूशन भी बना रही है और उछाल भी रही है, सस्पेंशन, फ्लोटेशन, तैराव भी पत्थरों का उसमें सब हो ही रहा है। तो ये सब क्या है, नदी में हो रहा है परिवहन, लेकिन एक ही दिशा में हो रहा है। नदी ग्लेशियर से निकली और चलती चली जा रही है और समुद्र में जाके मिल जा रही है, तो उसको हम यूनी डायरेक्शनल बोल देते हैं। ये आपको बस ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें काम आ रही हैं और किस हो रहा है। तो उसको एक दिशी या एक दिशीय, इसका जो परिवहन का कार्य है, परिवहनात्मक कार्य कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशनल वर्क कह सकते हैं। तो इसका जो परिवहनात्मक कार्य है, ट्रांसपोर्टेशनल वर्क है, वो यूनी डायरेक्शनल होता है या एक दिशीय मार्ग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगर बात करें, जैसे कि बोल्डर हैं, पेबल्स हैं, ये सब चीज़ें ला रही है और ला के जमा कर दे रही है, चलती चली जा रही है, वापस बोल्डर आपका वहाँ नहीं पहुँच रहा है जहाँ से आया था। ठीक है, इसलिए इसको बोला कि यूनी डायरेक्शनल या एक दिशी मार्ग हो रहा है। अब हम बात करें अगर भूमिगत जल की, तो भूमिगत जल में क्या होता है, घोल रूप में होता है। भूमिगत जल में जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ पर क्या होता है, जो कार्बोनेट्स वगैरह हैं, जो लाइमस्टोन है, ये सब चीज़ें हैं, वो वहाँ पर सॉल्यूशन बना रही हैं, जो कि दृश्य नहीं होता है, विजिबल नहीं होता है, वो किसी को नहीं दिखाई देता है। अगर हम सागरीय तरंगों की बात करें, मैरीन वेव्स की बात करें, तो उसमें क्या हो रहा है, मैरीन वेव्स का जो परिवहनात्मक मार्ग होता है वो कैसा होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है, या आप कह सकते हो दो दिशीय होता है। क्यों? क्योंकि एक बार लहर जो है वो समुद्र से तट की तरफ आती है और एक बार तट से समुद्र की तरफ जाती है। तो एक चक्कर ये और दूसरा चक्कर ये, तो दो दिशाओं में हो गया, जिसको आप कह सकते हो कि बाई डायरेक्शनल या दो दिशीय मार्ग, जिसमें वही बजरी, कंकड़, पत्थर छोटे, ये सब का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता रहता है। अगली बात इसमें हवा की अगर करें, तो हवा में क्या होता है, हवा के अगर हम मार्ग की बात करें, हवा का जो परिवहन कार्य है वो कैसा होता है, वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। हवा का जो परिवहनात्मक कार्य होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशीय होता है। क्योंकि हवा में क्या है, हवा लगातार एक दिशा में एक गति से नहीं चलती है, हवा की दिशा गति बदलती रहती है, तो कभी एक दिशा में कभी दूसरी दिशा में। तो इस तरह से जो हवा का परिवहन कार्य होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशीय होता है। और दूसरा ये भी है कि हवा कभी भी एक बार में उसका पूरा परिवहनात्मक कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि हवा की तीव्रता में कमी आ जाती है और उसके रास्ते में कोई अवरोध आ जाता है, या वो भारी कंकड़ पत्थरों को बहुत दूर तक अपने साथ नहीं ले जा पाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा तीव्रता की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हवा का जो परिवहन कार्य होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशीय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हिमानी में भी यही ग्लेशियर में क्या होगा, उसका भी एक दिशीय होगा, क्योंकि एक ग्लेशियर जमा है कहीं और वो पिघल के खिसक रहा है, खिसकाव उसमें हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक दिशीय होगा। तो ये हमारे इसके परिवहन की बात हो गई। ठीक है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, और अब डिपोजिशन की बात आती है। तो अब आप ये देखिए कि कोई भी चट्टान है, जब उस चट्टान का कोई भाग टूटेगा और टूटने के बाद उसमें परिवहन कार्य भी हो रहा है, तो जब परिवहन कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके वो जो अपरदन का एजेंट है या कारक है वो उसको कहीं ना कहीं छोड़ेगा, और जहाँ छोड़ेगा वहीं उसका जमा होना स्टार्ट हो जाएगा।
वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, डिपोजिशन उसका हो जाएगा। तो ये जो क्रिया हमारी तीसरी वाली है वो क्या कहलाएगी? निक्षेपण या डिपोजिशन। निक्षेपण कार्य, टूटी हुई चट्टान का किसी अन्य स्थान पर जाकर जमा हो जाना क्या कहलाता है? निक्षेपण या डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जो अपरदित पदार्थ है परिवहन के द्वारा, जो पदार्थ जो भी अपक्षयित पदार्थ है उसको परिवहन के द्वारा कहीं जमा कर दिया जाता है, तो वो सब क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। अब नदी के प्रवाह वेग में जब, देखिए अब फिर हम अप्लाई करेंगे इसको कहाँ? जो भी हमारे एजेंट्स हैं, जो हमारे एजेंट्स हैं उन एजेंट्स में इसको अप्लाई करेंगे। किसको? निक्षेपण को। या वो एजेंट निक्षेपण का कार्य कैसे करते हैं? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बेड पर कोई रिवर बह रही है, मान लीजिए स्लोप, ये ऐसा स्लोप था और इससे नदी यहाँ से निकली और ये बहती हुई चली गई, तब यहाँ पर कोई जमाव की कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर ये स्लोप जेंटल होगा, सामान्य स्लोप हो जाएगा, तब अब क्या होगा? आप देखिए कि ऐसा बेड है और इस पे नदी बह रही है, यहाँ पर नदी बहती जा रही है, तो क्या होगा? ये रास्ते में यहाँ जमाव करना स्टार्ट कर देगी। मतलब क्या है कि ढाल मंद होगा और उसकी तीव्रता में अंतर आ जाएगा, उसके वेग में कमी आ जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी है उसमें कमी आ जाएगी, उसका वेग है वो कम होने लगेगा, तीव्रता कम होने लगेगी। तो क्या होगा? नदी अवसादों का जमाव करने लगेगी। मतलब जो बोल्डर, पत्थर और सिल्ट और सैंड, ये सब उसने इकट्ठा किया था, ये सब अपने साथ लेके चलती है। लेकिन आप देखेंगे कि जब वो पत्थर फुटहिल से, आप देखिए एक माउंटेन से चली वो, और जैसे ही वो फुटहिल में आई, फुटहिल में आप देखिए हरिद्वार या ऋषिकेश पड़ते हैं। अगर गंगा की बात करें हम, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के वो हरिद्वार ऋषिकेश तक आती है। तो आप देखेंगे हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर जमा होते हैं। क्या वो पत्थर आपको बंगाल की खाड़ी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो जिस तरह से ढाल में कमी आती है और उसकी तीव्रता में, जैसे जैसे नदी, अब नदी की क्या स्टेजेस होती हैं हम कल इस पर डिस्कशन करेंगे, तो ये चीज़ें कल पढ़ेंगे। थोड़ा समरी समझ लीजिए बस, कि जब जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जाती है उसकी तीव्रता में कमी आती चली जाती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ढाल जो है, स्लोप है, वो कैसा होता चला जाता है? वो जेंटल होता चला जाता है, सामान्य होता चला जाता है, उसकी तीव्रता में कमी आती चली जाती है। नदी ओल्ड स्टेज में जाने लगती है, तब कमी आने लगती है। तो वो क्या करती है? जो उसके पास सेडिमेंट था वो उसको वो जमा करना शुरू कर देती है, छोड़ना शुरू कर देती है। तो अपनी तली में भी जमा करेगी और साइड में भी जमा करेगी और ले जाके लास्ट में बिल्कुल अपने सामने जमा कर देगी, जो आपके डेल्टा के रूप में दिखाई देता है। और उसमें आप देखेंगे सिल्ट और ये सैंड और ये सब डिपोजिशन, बाढ़ के मैदान। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये नदी के द्वारा लाया हुआ डिपोजिशन ही तो है। तो अब कहीं से इसने तोड़ा भी था, देखिए अब इस चीज़ को देख लीजिए आप, कहीं इसने तोड़ा, गोमुख से निकली और इसने पत्थरों को तोड़ा, तो वो परिवहन का इरोजनल वर्क था, जहाँ से इसने पत्थरों को तोड़ा। और तोड़ने में इसने क्या किया? जो इरोजनल टूल्स थे उनकी हेल्प ली, और इसका जो वेग था वो बहुत तीव्र वेग था ही। ठीक है, और इसने एब्रेशन और ये सारी क्रियाएं साथ साथ करती चली, तो इरोजन हुआ, और इरोजन के साथ इसने उन पत्थरों को तोड़ा और अपने साथ लेके चल दी, वो परिवहन का काम हुआ, जिसमें आपने ये ट्रैक्शन और ये सब चीज़ें पढ़ी। जो छोटे कण थे वो उसमें घुल गए और मेन चट्टान से अलग, मान लीजिए लवड़ जो भी थे, मेन चट्टान से अलग हुए और अपने साथ लेके आ गए, और कहीं इसने इसको डिपॉजिट कर दिया। तो इसने परिवहन का, अपर्दन का काम किया, चट्टानों को तोड़ा। उसके बाद फिर इसने परिवहन का काम किया, एक टूटे हिस्से को दूसरे जगह तक लेके आई। अब वो जो टूटा हुआ हिस्सा था, वो जब इसकी तीव्रता, इसके वेग, वेलोसिटी कम हो गई, तो उसने क्या किया? उसको जमाना शुरू कर दिया। हरिद्वार के आगे इसको पत्थर ले जाने की क्षमता नहीं है, तो मोटे मोटे पत्थर और ढाल भी वहाँ कमज़ोर हो गया, वहीं जमा कर दिए। उनसे छोटे पत्थर, आप नजीबाबाद जाएंगे, रास्ते में आपको छोटे छोटे पत्थर दिखने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आप जाएंगे तो और छोटे दिखेंगे,
ठीक है। और यहाँ अपने आसपास देखेंगे तो आपको सैंड दिखेगा। यहाँ रामगंगा नदी बरेली के आसपास है, आप देखिए उसके आसपास जो वैली है उसमें सारा सैंड आपको दिखेगा, कोई मोटा पत्थर आपको नहीं दिखेगा, ठीक। तो ये सब क्या है, डिपोजिशन की क्रिया हो रही है। तो नदी द्वारा डिपोजिशन इस तरह से होता है। अच्छा, जो भूमिगत जल है या अंडरग्राउंड वाटर है उसमें किस तरह से होता है? अंडरग्राउंड वाटर में जो चट्टानों के अंदर जल है वो चट्टानों में मिले जो खनिज हैं, लवण हैं, जो जैसे चूने की बात करें तो उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, घोलन क्रिया हो जाती है, घोल लेता है उसको। और घोलने के बाद क्या होता है, वो उसको बहाने की कोशिश करता है। तो घोल के बहाया वो तो हो गया इरोजनल, घोला, और बहा के ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन आएगा। अब जब उसमें क्या होता है कि शक्ति कम हो गई, ठीक है, पानी की मात्रा कम हो गई, शक्ति कम होगी, तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाए। कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? उन्हीं चट्टानों के अंदर जहाँ जॉइंट्स होंगे, जहाँ कहीं चट्टान पोरस है, रंध्र है, वहाँ वो फंस जाएगा और जम जाएगा। उसका जो केव्स बन जाती हैं, इनमें केव्स में आप देखें, केव्स का जो फर्श है, फ्लोर है, या जो उसकी छत है, उसमें उनके जमाव होने लगती हैं, क्योंकि उसमें इतनी तीव्रता नहीं होती कि वो बह के ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़्यादा दूरी तक जा सके। तो कास्ट टोपोग्राफी बनती है। कैसे क्या है ये 1-2 दिन में पढ़ेंगे अभी हम। अच्छा, अगर हम बात करें सागरीय प्रक्रमों की, तो वहाँ निक्षेप का सबसे कम प्रभाव होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो वेव्स आती हैं वो एक बार समुद्र से तट की तरफ लहर आई और उसमें चट्टान को तोड़ा, प्रहार किया, और फिर वो वापस लेके चली गई। तो फिर बार बार उसमें क्या होता है, अपर्दन और परिवहन कार्य हो रहा है, जो निक्षेपण कार्य में बाधा डालता है। बाकी के प्रोसेसेस में ये सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए जो सागरीय भाग है वहाँ पर क्या हो रहा है कि अपर्दन और परिवहन बार बार निक्षेपण कार्य हो, क्योंकि आप देखिए समुद्र से लहर आई और उसने तट को तोड़ा, अपने साथ कुछ मटेरियल टूटा और वापस समुद्र की तरफ गई, तो वो रास्ते में जमाव करती चली जाती है। फिर से आई, अब फिर जो जमा हुआ था उस पर फिर से पानी के बहाव आ गया। तो क्या हो रहा है, उस चीज़ में चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो जो समुद्र से जो सागरीय प्रक्रम है उससे क्या होता है, आपका ये परिवर्तन, इसमें कमी आ जाती है, ये निक्षेपण कार्य बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है, वायु की बात करें तो वायु का निक्षेपण कार्य भी लगभग उसमें कोई अवरोध आ जाने से क्या रहता है, तीव्रता उसकी कम हो जाती है और सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं, बालू का स्तूप के रूप में वो नज़र आता है। इसी तरह से हिमानी के परिवहन की बात करें तो हिमानी का जो शैल मलबा है उसको सामूहिक रूप से हिमानी ड्रिफ्ट कहते हैं, और हिमानी का जो जमाव होता है उसको हिमोड़ या मोरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हम दोबारा से फिर पढ़ने वाले हैं डिटेल में, नेक्स्ट अपने क्लास में पढ़ेंगे कि ये हिमानी से जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, या वायु से कौन से बन रहे हैं, वो सबको डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको एक चीज़ों को इनको समझना था कि जो इरोजनल प्रोसेसेस होते हैं, इरोजनल प्रोसेसेस, अपर्दनात्मक प्रक्रम, यहाँ से इस चीज़ को आपको अपने पास रखना है। इरोजनल प्रोसेस, अपर्दनात्मक प्रक्रम, और अपर्दनात्मक प्रक्रम जो होता है वो 3 फेज वर्क, इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। इरोजनल कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, और डिपोजिशन कैसे हो रहा है। अब ये सारे एजेंट इसी पूरी चीज़ को करते हैं। जो अपर्दन के प्रक्रम होते हैं तो उनको हम कह देते हैं कि वो रनिंग या नदी से निर्मित स्लगरतियाँ, नदी से बनने वाले प्रक्रम, या हम उसको कह देते हैं वायुगुण प्रक्रम, इओलिन प्रोसेसेस, ग्लेशियल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये सब जो एजेंट हैं वो उनका जो वर्क है वो प्रोसेसेस में या प्रक्रम में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में इतनी बात आ गई होगी सारी, और अगर कठिन लग रहा हो तो एक बार फिर से आप उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से, समझ में आसानी से आपको आएगा। अच्छा, थोड़ी सी बात हम अभी और इसकी अपर्दन की बात कर रहे थे, तो अपर्दन में एक अपर्दन चक्र भी होता है, अपर्दन साइकिल भी होती है, इरोजन साइकिल होती है। थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आपको उससे भी मिल सकता है, बहुत डीप तो हमें उसको नहीं जाना है। अपर्दन चक्र, इरोजन साइकिल, जो प्रोसेस अभी हम पढ़ रहे थे सारे यही क्या है प्रोसेस, पूरी चक्रीय क्रिया है कि कोई लैंडफॉर्म बना
और बन के फिर तैयार हुआ, बन रहा है और उस पे अपर्दनकारी शक्तियाँ लगी और उसको काट छाट के सतह, पहले मान लीजिए स्टार्टिंग से कल्पना कर लेते हैं, प्लेन सतह थी, उस पर आंतरिक बलों ने कोई स्थलाकृति को निर्माण करके निर्माण किया, बाह्य बलों ने उसको तोड़ फोड़ के फिर से समतल मैदान में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक चक्रीय क्रिया हो गई, एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर हो गया। तो इन्हीं जो लैंड फॉर्म्स हैं उनका डिफरेंट वेज में स्टडी करते हुए एक विद्वान थे, मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन, अपर्दन चक्र। ठीक है, अमेरिकी विद्वान विलियम मॉरिस डेविस, शॉर्ट में इनका नाम डेविस कह दिया जाता है, डेविस का अपर्दन चक्र या डेविस की अपर्दन चक्र संकल्पना। तो बस आपको ध्यान देना है कि डेविस ने क्या कहा। डेविस ने कहा कि किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो अवस्थाएं अभी आपने खुद देखा कि अवस्थाएं क्या क्या हुई, उसका इरोजन भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है और डिपोजिशन भी हो रहा है, आंतरिक बल भी काम कर रहे हैं, बाह्य बल भी काम कर रहे हैं, सारी क्रियाएं होने यानी एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक एक्टिविटीज़ पूरी तरह से काम कर रही हैं इस लिथोस्फीयर या स्थल मंडल या सरफेस पर स्थलाकृतियों के निर्माण और विकास और उनके विनाश के लिए। ठीक, तो कोई भी लैंडफॉर्म अगर बन रहा है तो उसे विभिन्न जो उसका विकास हो रहा है कि ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके लिए उसे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अब आप देखिए कि ये चीज़ आप सब जानते हैं कि कोई भी लैंडफॉर्म है वो आंतरिक बलों के द्वारा बनकर तैयार हुआ और जैसे ही वो बनना शुरू होता है अपर्दनकारी शक्तियाँ, या आप कह सकते हो अपर्दनकारी शक्तियाँ, देखिए एक शब्द मुझे निकला, एक्सोजेनेटिक फोर्स ना कह के क्या कह दिया गया, अपर्दनकारी शक्तियाँ। ठीक, आंतरिक बलों के द्वारा, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा कोई भी लैंडफॉर्म बन के तैयार हुआ और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा उस लैंडफॉर्म को काट छाट के फिर से प्लेन कर देने की प्रयास होने लगे। ये चीज़ आप जानते हैं, ये एक लिथोस्फीयर स्थल मंडल पर स्थलाकृतियों का ये पूरा एक साइंस चलता है। तो अब इसमें देखिए जो अवस्थाओं की बात हो रही है, तो अवस्थाएं उसमें यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड, यानी युवा, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये इन अवस्थाओं की बात हो रही है कि स्थलखंड की कब युवावस्था है, कब उसकी प्रौढ़ावस्था है, कब उसकी वृद्धावस्था, यानी यूथ, कब यूथ स्टेज में है, कब मैच्योर में है और कब ओल्ड में है। और इन अवस्थाओं को अपर्दन की और यानी कहना चाहिए उसको बनने और बिगड़ने की जो रेट है, क्रिया है, उसके आधार पर ही किया गया है, जिसको हम उत्थान और अपर्दन कह देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हिमालय अभी भी उठ रहा है, हिमालय का उत्थान हो रहा है और हिमालय का अपर्दन भी हो रहा है, इसलिए वो हमें उठता हुआ दिखता नहीं है। तो जिस रेट से इरोजन अपलिफ्टमेंट हो रहा है उसी रेट से इरोजन हो रहा है, इसलिए वो हमें उठता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन हिमालय की बात करें तो हिमालय में उत्थान अभी भी हो रहा है और अपर्दन भी हो रहा है साथ साथ। ठीक, तो यहाँ पर जो हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं तो उसकी जो इंडोजेनेटिक शक्तियों के द्वारा उसका बनना और एक्सोजेनेटिक शक्तियों द्वारा उसका बिगड़ना, उसमें किस किस अवस्था से वो स्थलखंड गुजरता है, उसकी बात डेविस ने कही थी। तो अब विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को जिससे होकर ऊंचा उठा स्थलखंड, ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं से होकर, विभिन्न अवस्थाओं का मतलब यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड होकर कोई भी ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड अपक्षय तथा अपर्दन द्वारा एक समतल प्राय मैदान में कन्वर्ट हो जाता है, समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। उसको डेविस ने क्या कहा, अपर्दन चक्र कहा। ठीक है, समतल प्राय मैदान, जिसको पैनी प्लेन शब्द दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये पैनी प्लेन बहुत बार आता है। पैनी प्लेन क्या है कि कोई भी लैंड फॉर्म जब बन गया और उसके बाद अपर्दनकारी शक्ति ने उसको काट छाट के फिर से प्लेन करने की कोशिश की, तो वो जो एक लास्ट लैंड फॉर्म बन के बना, ये जो लास्ट या अवशिष्ट भाग बचा, वो क्या कहलाता है, समतल प्राय मैदान या
पैनी प्लेन कहलाता है। तो पैनी प्लेन शब्द सबसे पहले किसने दिया? डेविस ने दिया। और इसी को डेविस ने क्या कहा? उसको अपरदन चक्र नाम दिया। बल्कि डेविस ने इसको अपरदन चक्र ना कह के भौगोलिक चक्र नाम दिया था, जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक, तो इसी आधार पर डेविस ने एक आधार वाक्य निकाला और उसने कहा कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है। अ लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। इस बात को समझ लीजिए। डेविस ने कहा कि स्थल खंड स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और टाइम या स्टेजेस का प्रतिफल होता है। स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्था या समय। ये लाइन आप ध्यान रख लीजिएगा कि क्या क्या बात डेविस ने कही। तो क्या हुआ? अ लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम या स्टेजेस। तो स्ट्रक्चर, संरचना क्या उसकी बन रही है, प्रोसेस कौन कौन से भूआकृतिक प्रक्रम उस पर काम कर रहे हैं और किन किन अवस्थाओं से वो गुजर रहा है, या क्या समय, समय का मतलब अवस्थाओं से है कि उसमें कितनी अवस्थाओं से वो स्थलखंड गुजर के फिर पैनी प्लेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो कोई भी लैंडफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है तो वो कितनी अवस्थाओं से, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या अवस्थाएं उसकी हुई हैं और क्या उसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या कहा गया? डेविस का ट्रायो ऑफ डेविस, डेविस के त्रिकूट, ट्रायो ऑफ डेविस, जिनमें स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम या ब्रैकेट में आप अवस्था, स्टेजेस लिख सकते हैं, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। तो एक डेविस ने एक स्टेटमेंट बनाया। क्या स्टेटमेंट बना? कि जो स्थलखंड है वो क्या है? संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है। संरचना यानी स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है? स्थलखंड, कोई भी लैंडफॉर्म किन भूआकृतिक प्रक्रमों से बना है, किन अवस्थाओं से वो गुजरा है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। डेविस का मेन फोकस क्या था? डेविस ने कहा कि कोई भी जो स्थलखंड है उस स्थलखंड का सरफेस, मान लीजिए वर्तमान में सतह प्लेन सरफेस है, ये सिंपल सरफेस है और इस सरफेस पे कोई भी स्थलखंड बनना शुरू हुआ। तो डेविस ने कहा कि जब तक इस स्थलखंड का पूर्ण रूप से उत्थान नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक ये कोई भी लैंडफॉर्म है पूरी तरह से नहीं उठ जाता है, तब तक इस पे अपरदनकारी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। ठीक, डेविस ने क्या कहा कि जब तक कोई भी लैंडफॉर्म, उसने ये भी कहा कि जो इसके उत्थान की अवधि होती है वो कम होती है और अपरदन की अवधि लंबी होती है, और एक बार उत्थान होने के बाद जब अपरदन प्रारंभ हो जाता है तो तब तक होता रहता है जब तक ये कट छट के एक पैनी प्लेन में या समतल प्राय मैदान में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ डेविस की एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ रही। डेविस ने कहा कि जब तक इस स्थलखंड में उत्थान पूर्ण रूप से नहीं हो जाता, यानी जब तक ये पूरा तरह से ये अपलिफ्टमेंट इसका नहीं हो जाता, तब तक इस पर अपरदनकारी शक्तियाँ काम नहीं करती। ऐसा प्रकृति में संभव नहीं है। आप देखेंगे कि प्रकृति में क्या है, नदी अपना काम कर रही है, वायु अपना काम कर रही है, हिमानी, अंडरग्राउंड वाटर, सागरीय तरंगे, ये सब अपने अपने काम कर रही हैं। तो प्रकृति में ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी स्थलखंड जब तक अपने विकास की चरम अवस्था को, पूर्ण अवस्था को प्राप्त ना कर ले, तब तक वो शक्तियाँ रुकी रहेंगी, उसका इंतज़ार करेंगी कि जब ये स्थलखंड पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तब हम इस पर अपरदनकारी शक्तियाँ इस पर अपना काम शुरू करेंगी। तो ये जो तथ्य था डेविस का वो थोड़ा सा भ्रामक रहा। इन्होंने कहा कि कोई भी स्थलखंड जब तक पूरी अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उस पर अपरदनकारी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं, जो कि प्रकृति में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद पेंक थे। पेंक एक जर्मन विद्वान थे। उन्होंने इस बात को सही किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही उत्थान स्टार्ट होता है, जैसे ही कोई पार्ट का अपलिफ्टमेंट होता है स्थलखंड का, उसी समय उस पर जो इरोजनल एजेंट है वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, इरोजनल वर्क स्टार्ट हो जाता है, या अपरदनकारी शक्तियाँ हैं वो अपना काम स्टार्ट कर देती हैं और उसको अपरदन करना प्रारंभ कर देती हैं। तो इस तरह से डेविस और पेंक ने इरोजन साइकिल के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए या प्रस्तुत किए। उनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि डेविस का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, ट्रायो ऑफ डेविस क्या है, स्ट्रक्चर जो लैंडफॉर्म है वो क्या है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ये किसने कहा? डेविस ने कहा। पैनी प्लेन
या समतल प्राय मैदान, ये किसने कहा? ये डेविस ने कहा। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इरोजन साइकिल क्या था। डेविस ने उसको जियोग्राफिकल साइकिल कहा, और डेविस का जो मेन फोकस था वो ये था कि स्थलखंड जब तक उठता नहीं है तब तक उस पर अपरदनकारी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज आपका ये इरोजन वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी की कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। और सुनाइए साहब, कैसा रहा? बढ़िया।